हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ, जो है आधुनिक भारत के इतिहास का एक चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है और उसके बाद दूसरा, तीसरा और जैसे बनेगा हम लोग लाएंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद जो आया भारत में उसका क्या क्या कारण है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पे। और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात महात्मा गांधी ने क्या क्या प्रयास किया, और उस प्रयास में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी यात्रा, इस सभी चीज़ों को इसी चैप्टर में कंसीडर करेंगे अर्थात पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी हो या अदर पीसीएस या कोई भी जनरल एग्ज़ाम जिसमें इतिहास का जो पोर्शन होता है उसमें 60 से 70% सवाल जो होता है इसी चैप्टर से होता है। ठीक है, और आधुनिक भारतीय का जो इतिहास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसी में ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीक़े से ये जो चैप्टर है एक लंबा चैप्टर या एक लंबा सीरीज टाइप का चलेगा। तो इस सीरीज में हम लोग पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए, एक एक चीज़ को एग्ज़ाम या पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी की देरी किए हुए बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जहां हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का क्या कारण है और भारत में राष्ट्रवाद आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय चेतना का उदय है। यहाँ पे चेतना का मतलब होता है सोचना और समझना। ठीक है, अब कोई भी आदमी जो अपने राष्ट्र में रह रहा है उसको राष्ट्रीय चेतना का मतलब वो अपने देश के बारे में सोच रहा है, अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहा है अर्थात देश से प्रेम कर रहा है, यही है राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके बाद जैसे 19वीं शताब्दी के पहले भारत जो था छोटे छोटे प्रांतों में विखंडित था और उस टाइम सभी छोटे छोटे प्रांतों को एक सूत्र में बांधने वाली जो तत्व थी वो उसका अभाव था। यहाँ पे तत्व का मतलब होता है कि उस टाइप का विद्वान, नेता या वैसे व्यक्ति जिनमें राष्ट्रीयता हो और वो दूसरे में राष्ट्रीयता फैला दिए। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी के बाद आगे बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे भारत में कुछ ऐसे तत्व हुए जो राष्ट्रवाद को फैलाए और वही है राष्ट्रवाद। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद आने का मुख्य कारण अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पे क्या क्या थे, उन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद आने का राजनीतिक कारण क्या था। ठीक है, राजनीतिक कारण मतलब वो नेता या नियम कानून पे जो किया गया कार्य है वो क्या क्या है जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद आ गया। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा। ठीक है, ये 31 दिसंबर 1858 को किया गया था महारानी विक्टोरिया द्वारा एक उद्घोषणा, जिसके बाद ही भारत के लगभग सभी राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। तो इस उद्घोषणा में क्या था कि जो भी पूर्वी देश है उस पे अर्थात भारत, उस पे केवल इंग्लैंड या अंग्रेजी ही उस पे बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, इसके अलावा और भी कोई देश नहीं कर सकता है। इसीलिए उसी रात भारत एक उद्घोषणा के कारण ही पूरा भारत के राज्य जो है वो अंग्रेज़ के अधीन आ गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण है 1858 में लॉर्ड लिंटन द्वारा लाया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, यहाँ वर्नाक्यूलर का मतलब है मातृ, यानी मातृभाषा में जो पेपर, अखबार जो छपते थे उस पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया और वहीं बना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो 1858 में बना। इस एक्ट को पारित किया गया था लॉर्ड लिंटन के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद अगला तीसरा नंबर भारत में राष्ट्रवाद का राजनीतिक कारण वो है आर्म्स एक्ट, जो 1879 ईस्वी में आया था और
और ये जो आर्म्स एक्ट था वो अस्त्र शस्त्र रखने की संबंध में था। अर्थात उस टाइम में भी भारत में कुछ ऐसे आदमी थे जो धनी थे, बिजनेसमैन हो, ठेकेदार हो, या किसी भी तरह का या किसी लेवल का हो, उन सबको अस्त्र शस्त्र रखने अर्थात बंदूक या जो चीज़ भी होती है रखने की ज़रूरत होती थी। लेकिन अंग्रेजी शासन ने उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। अर्थात इस एक्ट के बाद, यानी आर्म्स एक्ट के बाद, यदि आप अस्त्र शस्त्र रखते हैं भारतीय होकर तो आपको देशद्रोही के केस में जेल में कर दिया जाएगा, ठीक है, या कारावास की सज़ा दी जाएगी। ये था राजनीतिक कारण का तीसरा पॉइंट। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद का राजनीति में चौथा क्या कारण है, वो है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है वो पारित किया गया था 1883 ईस्वी में, जो भारत में राष्ट्रवाद लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। इस बिल में बताया गया था कि वो भारतीय आदमी हो या यूरोपीय आदमी हो, सभी का जो मुकदमे का सुनवाई होगा वो समान न्यायालय में होगा। उसके पहले यूरोपियन आदमी की जो विशेषाधिकार जो मिला हुआ था कि उनके मुकदमे का सुनवाई किया जाएगा, उसमें केवल यूरोपीय जज ही रहेंगे। लेकिन अब उस विशेष अधिकार को ख़त्म करके दोनों को सामान्य न्यायालय में मुकदमा को सुनवाई करने का नियम बनाया गया। लेकिन इस बिल के बाद यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा काफ़ी आंदोलन किया गया, जिसका कारण हुआ कि बहुत ही जल्द इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया, अर्थात ये रद्द हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कारण में पांचवा पॉइंट, जिसमें है 1889 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ठीक है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है ये लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में आया था। इस एक्ट में था कि कलकत्ता के जो भी नगर पालिका निर्वाचित सदस्य है उसको अब गैर निर्वाचित सदस्य के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल किया जाता था, और गैर निर्वाचित जो सदस्य होते थे उस पर सीधा अंग्रेज़ों का जो शासन होता था उसका नियंत्रण होता था, ठीक है। इसी एक्ट के बाद गैर निर्वाचित जो सदस्य है उसकी संख्या कोलकाता नगर पालिका में बढ़ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण का छठा पॉइंट, जिसमें है 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में बताया गया था कि भारत के जो भी विश्वविद्यालय है उस पर सीधा अंग्रेजी शासन का नियंत्रण होगा, जो 1904 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक कारण में सातवां पॉइंट है 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पे लॉर्ड कर्जन द्वारा दो एक्ट आ गए, एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट और दूसरा बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, अर्थात अंग्रेजी शासन पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन इस एकता का परिचय देते हुए हिंदू और मुस्लिम ने मिल करके 1908 ईस्वी में बंग भंग नाम करके एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन की मांग थी कि जो भी बंगाल का विभाजन हुआ है उस विभाजन को वापस लिया जाए, ठीक है। उसके बाद बंग भंग आंदोलन इतना प्रभावकारी हुआ कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन किया गया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में इस विभाजन को वापस लिया गया था, ठीक है। यहाँ से दो सवाल बन सकते हैं, किसके नेतृत्व में विभाजन हुआ और किसके नेतृत्व में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया, ठीक है। और कब लिया गया था, तो 1911 ईस्वी में। उसके बाद आठवां कारण है 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम। इस अधिनियम में बताया गया था कि कोई भी भारतीय आदमी अगर वो सभा करती है तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। वो सभा किसी भी स्तर पे हो, ठीक है, राजनीतिक स्तर पर हो या किसी सम्मेलन का हो, किसी भी स्तर पे हो,
उस सभा को करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। यही था देशद्रोही सभा अधिनियम जो 1907 में लागू किया गया था। उसके बाद राजनीतिक कारण में 9th नंबर जो कारण है या 9वां कारण है वो है 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट पे जो था उत्तेजित लेख छापने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजी शासन द्वारा 1910 ईस्वी में। तो ये था भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का राजनीतिक कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डलहौजी जब गवर्नर बना तो उसके शासनकाल में कुछ संरचनात्मक योजना लाया, जिससे भारत में रेलवे, डाकघर, टेलीग्राफ लाइन, परिवहन और यातायात की सुविधाएं पहले से बहुत हद तक सुदृढ़ हुआ। ठीक है, यहाँ से एक सवाल भी बनता है कि पूछ देगा कि किसके शासनकाल में भारत में रेलवे, डाकघर, टेलीग्राफ लाइन, परिवहन की स्थिति काफ़ी सुधर गई, तो वो है डलहौजी का। ठीक है, तो ये जो योजना थी रेलवे, डाकघर, टेलीग्राफ, परिवहन की, इसने भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने या एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में काफ़ी ज़्यादा हद तक महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्योंकि रेलवे से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, डाकघर से एक जगह से दूसरे जगह पत्र पहुंचाने लगे, और उससे बहुत आसानी हो गया कि आप क्या सोचते हैं उस चीज़ को कहीं दूसरे जगह पे पहुंचाना। इसीलिए राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में डलहौजी का ये जो योजना था ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ भारतीय के लिए। ठीक है, अब राजनीतिक कारण के बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद का दूसरा कारण, और दूसरा कारण में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। ठीक है, यानी भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने में आर्थिक का क्या कारण है। ठीक है, अंग्रेजों ने आर्थिक को लेकर के जो अपनी नीति अपनाई, उससे भारत के जितने भी कृषि या श्रमिक वर्ग थे या कुटीर उद्योग थे उनको काफ़ी धक्का पहुंचा। ठीक है, वो कैसे, इस कारण में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। अंग्रेजी शासन आने के बाद उसने कर को वसूलना अर्थात कृषि से कर को वसूलना एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया या आमदनी का स्रोत बना दिया। अंग्रेज ने एक अस्थायी बंदोबस्त लाया जिसके द्वारा भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था, और इसमें क्या था कि ये भू राजस्व वसूलने की जिम्मेवारी वो बड़े बड़े ज़मींदारों की होती थी। और यहाँ पे ज़मींदार क्या करता था कि उसको जितने पैसा वसूलना था उससे कई गुना ज़्यादा वसूलता था किसानों से, जिसके कारण भारत के किसान या गरीब मजदूर वर्ग उस टाइम काफ़ी कर से दबते गए, और एकाएक ऐसा हुआ कि उनके जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो काफ़ी गिरती गई अर्थात दयनीय हो गई। ठीक है, अब उनके पास क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, और इस शोषण के खिलाफ वो जब भी आवाज़ उठाते थे तो उनकी जो उगाही फसल होती थी उस पर मनमानी कीमत करते थे। यहाँ पे जो उगाही फसल से तात्पर्य है, उस टाइम यहाँ पे उगाई फसल कपास, नील और गन्ना होता था। ठीक है, जब भी कोई किसान का जो वर्ग है वो या कोई भी व्यक्ति किसान वर्ग अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसकी जो फसल थी वो मनमानी दाम पर मतलब बोलता था अंग्रेज कि हम इतना ही में खरीदेंगे, इतना ही में खरीदेंगे, नहीं तो ऐसे। ठीक है, यही था जिसके कारण कोई भी किसान अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता था। उसके बाद क्या हुआ कि आर्थिक कारण में भारतीय कपड़े पर जो निर्यात की कर होती थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और वहीं पे अंग्रेज़ों को जो कपड़ा लाया जाता था विदेशों से उस पर कोई कर नहीं होती थी। यानी कि भारत में जो सूती का जो वस्त्र बनता था उस पर बहुत कर, यानी किसान धीरे धीरे गरीब होते गए, और अंग्रेजी सरकार जो मशीनों से अपना भारतीय कपड़े जो सूती से कुटीर उद्योग के द्वारा बनाए जाते थे उस पर कर लगा दिया जाता था, और वहीं पे अंग्रेज जो मशीन से कपड़े बना करके भारत में व्यापार के लिए लाते थे उस पर कोई कर नहीं होता था, और जिसके कारण ये भी एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण हुआ किसानों व्यापारियों की स्थिति को दयनीय बनाने के लिए आर्थिक रूप से। ठीक है,
और भारत में मशीनरी या औद्योगिकरण की जो प्रोसेस थी अंग्रेजों द्वारा काफ़ी धीमी थी, अर्थात वो चाहता नहीं था कि भारत में फैक्ट्री के द्वारा कपड़ा या कुछ भी ऐसे बनाया जाए, जिसके कारण वो अपना कर लगातार देता रहे। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अर्थात अंग्रेजी सरकार ने सूती वस्त्रों पर आयात का जो कर था वो हटा दिया था, यानी कि जो भी बाहर से जो कपड़े सूती वस्त्र खरीदे जाएंगे उस पर भारत में कोई कर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, इन सभी घटनाओं से भारत के जो भी व्यापार वर्ग हो, किसान वर्ग हो या कृषक वर्ग हो या श्रमिक वर्ग हो, उसकी स्थिति दयनीय होती गई आर्थिक रूप से, और अब वो क्रांति के लिए तैयार था, जिसमें 1857 के पहले भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति हुए, लेकिन वो संगठित रूप से नहीं होते थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो संगठित रूप से अंग्रेज के खिलाफ में किया गया था, जो सफल नहीं हुआ, अर्थात एक विफल विद्रोह के रूप में 1857 को देखा जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि 1857 का ही वो विद्रोह है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी थी। 1857 के बाद भी छोटा मोटा जो विद्रोह है भारतीय द्वारा वो किया गया था, जिसमें प्रमुख था पौना विद्रोह और नील विद्रोह। ठीक है, लेकिन इसका कारण अंग्रेजी शासन पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये जो 1857 का विद्रोह विफल हुआ, उससे आदमी को सोचने की ज़रूरत पड़ गई कि सफलता के लिए एक काफ़ी जो संरचनात्मक योजना है या एक जो नेतृत्व करने वाले आदमी की ज़रूरत है, अब वो भारतीय लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, इसी को देखते हुए स्पष्टता एवं परिपक्वता नेतृत्व हेतु संस्थान की ज़रूरत, अर्थात लोगों को महसूस होने लगी नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जिसके कारण वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो यही था भारत में राष्ट्रवाद का आर्थिक कारण, और इसके बाद भी सामाजिक कारण हुए और धार्मिक कारण हुए, जिसको हम लोग इसी चैप्टर के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।